हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम वितान भाग 2 में पाठ 2 जूझ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जूझ का अर्थ क्या होता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। जब हम कोई दुख, विपत्ति, कष्ट, मुसीबत, कठिनाइयाँ या कोई परेशानी हमारे जीवन में आए तो हम उसका मुकाबला करें। इस मुकाबला करने की जो प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, उसे ही जूझ कहा गया है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक के पिता ने लेखक को उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और कहा कि वह खेती में मन लगाकर काम करे, लेकिन लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे डर था कि यदि मैं पिताजी से स्कूल में पढ़ने के लिए कहूँगा तो वे मेरी पिटाई करेंगे। उसे विश्वास था कि खेती में काम करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं पढ़ूंगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगी और कुछ पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता का सबसे पहले गुड़ बेचना होता था। अर्थात वो सबसे पहले बाजार में गुड़ बेचने के लिए लेकर जाते थे। वो सोचते थे कि यदि गुड़ सबसे पहले बनाया जाएगा तो उसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी, जबकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम मिलता है। लेकिन फिर भी उसके पिताजी सबसे पहले ही ईख काटते थे और गुड़ बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने कार्य को जल्दी शुरू किया था, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप के कंडे थाप रही थी और वह बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की और माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह एक सुअर की भांति गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। अपने बेटे की बात सुनकर माँ है वो तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन को समझती थी और रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए वह दत्ताजी राव देसाई के पास चली गई और उन्हें सारी बात बताई। और उन्होंने यह भी बताया कि दादा है वो सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती का काम है वो खुद नहीं करता। बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद करवा दी कि वह सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर जो देसाई जी थे वो चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अभी भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह से उसका साल भी बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और तुम भी साथ में थोड़ी देर के बाद आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात है, उसे मत बताना। राव ने उन्हें निडर होकर जाने को कहा। रात को दादा घर पर मालिक दिखाई नहीं दिया। खेत से आने पर उन्हें इधर जरूर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर उन्होंने सोचा कि यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मुझे बुलाया गया है। वह तुरंत वहां चला गया। आधे घंटे बाद लेखक है वह उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब वह स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादाजी ने मना कर दिया है। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह तुम बाहर घूमते हो और अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है।
उसने लेखक से कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा, मन लगा कर पढ़, यदि यह मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, खेती व घर के काम पर ध्यान न देना। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी ना पास तो नहीं हुआ। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नापा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि दिन निकलते ही खेत पर आ जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आना, घंटा भर ढोर चलाना और खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर भी रहना होगा। लेखक ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। उसे कक्षा में जाकर नया नया लगा। वह एक सिरे पर जाकर कोने में बैठ गया। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका जो गमछा था वह छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। फिर उसने सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी और 2 जो मेलखाऊ रंग की चड्डी है वो मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से उसका परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़के की पीठ पर घूसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इसी कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला एक होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था और हमेशा ही पढ़ाई में उसका मन लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। सुंदेलकर मास्टर जी जो उसे मराठी पढ़ाते थे, पढ़ाते समय वे स्वयं में ही रम जाते थे। सुरीले कंठ के कारण, छंद के कारण वे कविता को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके, अर्थात जैसे नाटक किया करते हैं, अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता की रचना करते थे। लेखक था वह उनसे बहुत प्रभावित हो गया। खेत पर पानी लगाते समय या पशुओं को चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता। उसी तरह उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह से पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा और अब उसके चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी बच्चों को सुनाया करते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। सोंदलगेकर स्वयं में कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह से ही हाड़ मास का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता की रचना कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती, लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता था। कविता लिखने के लिए वह कागज पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर वह उसे साफ कर देता था। वह अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता था। कभी कभी
वह रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते, उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान करवाते थे। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक जो ढंग हैं वो सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार भी आने लगा और वह शब्दों के महत्व को भी समझने लगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है। संघर्ष करना तो मानव की नियति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जीवन भर संघर्ष करता है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन एकांकी और नीरस बन जाएगा। इन संघर्षों से जूझकर व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा है। इन संघर्षों से दो चार होकर ही उसके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक अपना उद्देश्य प्रस्तुत करने में सफल रहा है।